मैक्सिमम लोग जीवन में उनको ये कभी एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ बड़ा बनने के लिए पैदा हुए हैं। सर देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक उस इंसान पे निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है उसके आसपास के सारे लोगों पे। बहुत सी बार देखा होगा सर, दो जुड़वा भाई हैं लेकिन दोनों का नेचर एकदम अलग है। जबकि माँ बाप सेम, परिवार सेम, स्कूल सेम, एजुकेशन सेम, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों का नेचर एकदम अलग हो गया। ये भी सोच एक दी गई है बचपन से कि भाई अगर बिजनेस कर रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मेरी एज एन एंटरप्रेन्योर आपसे, क्योंकि आप मल्टीपल बिजनेसेस में हैं, उस हिसाब से आपकी क्या लर्निंग रही कि एक एंटरप्रेन्योर मल्टीपल बिजनेस कितने इजीली तरीके से हैंडल कर सकता है और उसके पीछे उसका क्या माइंडसेट हो सकता है? डिपेंड करता है कि आपके सपने क्या है। जो आदमी एक दुकान देख रहा है वो 100 करोड़ के ख्वाब नहीं देख सकता। छत्तीसगढ़ में मैंने आपसे अच्छा स्ट्रेटेजिक नेटवर्कर मैंने नहीं देखा। बहुत से लोग को लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा आदमी है, इसको उतना भाव नहीं देंगे, तो वो आदमी बहुत अच्छा नेटवर्कर नहीं हो सकता। अगर आप चेहरे देख देख के तिलक लगाना शुरू करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ में सिर्फ तिलक की थाली रहेगी, कोई चेहरा आपके सामने नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपको जो सीखने वाला है वो आपके लिए गेम चेंजर का काम करने वाला है। बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, क्योंकि यूजुअली लोग एक ही गलती करते हैं, वो हमेशा चेंज पे फोकस करते हैं। बट चेंज इज टेम्पररी बट ट्रांसफॉर्मेशन इज रियल एंड परमानेंट। आज आप वाकई अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाइए इस पॉडकास्ट के थ्रू, जहां आपको ये पता चलेगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सी हैबिट्स जो होती हैं वो वाकई बहुत ज़रूरी होती हैं। और स्पेशली मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ आज की डेट में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है और आज की डेट में सक्सेस उतनी पाना आसान नहीं है जितना पहले के ज़माने में होता था, तो ये सोच आपकी आज बदलने वाली है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को आप पूरे फोकस से और ध्यान से सुनिए, और क्योंकि आपको इस पॉडकास्ट से वो सब कुछ मिलेगा जो आज की डेट में एक एंटरप्रेन्योर के लिए, और मैं तो बोलूँगा एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी आज की डेट में जो बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं वो आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत डायनामिक हैं और वो एक गेम चेंजर रहे हैं खुद की लाइफ में, और उनका मानना है रेस्ट ऑफ द लाइफ शुड बी द बेस्ट ऑफ द लाइफ। प्लीज वेलकम मिस्टर दर्शन शाकला टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के शो में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ पर हमारे लिए। सो मच सर बुलाने के लिए। एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प आवर ऑडियंस। ये मुझे पर्सनली आपके आने से पहले ही मुझे मालूम है कि मेरी ऑडियंस को क्या बेनिफिट होने वाला है आज के पॉडकास्ट से। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सब बहुत अच्छा हो। नहीं, आप ट्राई नहीं करोगे तो भी बेस्ट आना है, दैट आई नो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सब लोग एक ही चीज़ को लेकर बात करते हैं यार, लाइफ। ये पूरी जिंदगी में एक ही वर्ड जो सबका कॉमन रहता है, दैट माई लाइफ। तो आप अपने लिए क्या बोलते हैं? माई लाइफ का मतलब क्या है? सर, माई लाइफ, मेरी जिंदगी कभी अकेले की नहीं होती। जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ देंगे, सारा गेम इन दो सांसों के बीच का है। तो क्या खूबसूरती से हम इन दो सांसों के बीच में करते हैं, कितनी खूबसूरती से हम रहते हैं, कितनी खूबसूरती से हम सपने देखते हैं, कितनी खूबसूरती से हम लोगों की मदद करते हैं, कितनी खूबसूरती से हम हमारे और आसपास के जीवन जो लोगों के हैं उसको बेहतर बनाते हैं। तो ये आपकी लाइफ को लाइफ बनाती है। कुछ लोग आते हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते चले जाते हैं, पर कुछ आते हैं जिनका जीवन खुद के लिए तो सही है पर और भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम बन जाता है, बहुत से लोगों के लिए उम्मीद बन जाता है, बहुत से लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाता है जिनको देख के आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो एक बेहतर लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमको ईश्वर ने ये लाइफ दी है, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल गेम ऑफ 60-65 ईयर्स, एंड वी हैव टू प्ले इट वेरी ब्यूटीफुली। आप जितनी खूबसूरती से जिंदगी को खेलेंगे, जितनी खूबसूरती से यहाँ पे आप अपने किरदार को निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं रहेगा, आपके आसपास के लोगों के लिए भी वो बहुत खूबसूरत तोहफा होगा आपका। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इसके लिए एक मेरे को मन में बहुत जिज्ञासा आ रही है जानने की। मैक्सिमम लोग जीवन में उनको ये कभी एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ बड़ा बनने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब नॉर्मली लोगों की बात करो ना कि कुछ महानता हासिल करनी है, कुछ बड़ा करना है, तो दे फील लाइक कि यार हम तो नॉर्मल आए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम करने आए हैं, जाएंगे। ये तो कुछ लोग अलग ही पैदा होते हैं जो बनते ही उसके लिए हैं। तो ये
चूंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि लोग वाकई कभी फील ही नहीं करते हैं कि वो वाकई कुछ करने के लिए बने हैं, या फिर उनकी कोई कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी है। वो हमेशा सोचते हैं कि एक जनरल आदमी की तरह हम पैदा हुए हैं और ऐसे ही हमारा जीवन खत्म होगा। तो ये जब आपने बोला कि खूबसूरती के साथ जीवन जीना, तो ये आदमी को एहसास ही नहीं है, तो ये कैसे करेगा? सर देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक उस इंसान पे निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है उसके आसपास के सारे लोगों पे। आप सोचिए कि हम एक सॉफ्टवेयर हो गए, और वो सॉफ्टवेयर क्या बनेगा, कैसा दिखेगा, वो कोडिंग पे डिपेंड करता है। बहुत सी बार देखा होगा सर, 2 जुड़वा भाई हैं लेकिन दोनों का नेचर एकदम अलग है। जबकि माँ बाप सेम, परिवार सेम, स्कूल सेम, एजुकेशन सेम, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों का नेचर एकदम अलग हो गया? ग्रहों के हिसाब से भी, कुंडली के हिसाब से भी दोनों की कुंडलियां सेम होनी चाहिए, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। फिर क्यों अलग होता है? अलग होता है कि वो कुछ अलग दोस्तों के साथ रह रहे होंगे, वो कुछ अलग इनपुट लेते जा रहे होंगे, सारा खेल उसका है। तो जब हम बच्चे रहते हैं सर, बहुत सी बार हमारे माँ बाप के मुंह से हमने ये सुना होगा, अरे यार बहुत बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, शेख चिल्ली के सपने मत देखो, अपना इतना नहीं करना है, पाँव पसार के चलो, पागल है क्या, ये उनके चोचले हैं। तो आपको बचपन से ही वो फीडिंग दे दी जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि तुम बड़ा सपना देखना बंद कर दो। इसमें गलती उनकी नहीं है, शायद उन्होंने वो थोड़े सपने देखे होंगे, लेकिन उनको भी सर्कमस्टेंसेस ने और उनको भी चीज़ों ने शायद वो मौका नहीं दिया होगा ज़िंदगी में कि वो कुछ अपनी लाइफ के साथ अच्छा कर पाए। तो उनके अंदर का वो भय हो जाए, या उनके अंदर की एक लालच हो जाए कि हमारा बेटा हमको छोड़ के कहीं ना चला जाए, जिसके कारण वो बस ये चाहते हैं कि भाई तू या तो हमारे पास रहे। हमने देखा होगा ना, बहुत से माँ बाप क्या बोलते हैं, भाई तू पढ़ लिख ले, एक नौकरी लग जाए, यहीं रहो, अच्छे से रहो, सुखी रहो। क्यों उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार तू जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है, कभी तो कुछ ऐसा कर कि तुम दूसरों को नौकरी दे सको? तो ये मुझे लगता है कि किसी एक इंसान को ब्लेम करना गलत होगा, क्योंकि उस इंसान पे निर्भर करता है कि जब उसको समझ आ जाए ये चीज कि मेरा थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है, मैं शायद बड़े सपने देखने से झिझक रहा हूं, क्योंकि आदमी 4 दोस्तों के बीच तो भले बोल दे कि यार मैं देखना मर्सिडीज लूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज तो आती होगी कि साले तेरी औकात जो है वो एक्टिवा की भी नहीं है, साले तेरी औकात अभी मतलब मारुति की भी नहीं है। तो जब उसको ये आवाज आने लगे ना, तो उस दिन उसको रुकना चाहिए, उसे अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि मैं क्यों मर्सिडीज के ख्वाब नहीं देख सकता, मैं क्यों रोल्स रॉयस के ख्वाब नहीं देख सकता, मैं क्यों पर्सनल चार्टर के ख्वाब नहीं देख सकता, क्या चीज है जो मुझे रोक रही है। फिर उस पर काम करे, वो अपने आसपास की सराउंडिंग चेंज करना शुरू करे, अपने आसपास के दोस्तों को चेंज करना शुरू करे, अपने आसपास के रिलेटिव्स को चेंज करना शुरू करे। जिन रिलेटिव्स को चेंज नहीं कर पा रहे उनसे मिलना कम कर दो, आप अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी हैबिट्स पे काम करो। वो नहीं कर पा रहे, एक अच्छा मेंटोर हायर करो। आपको लगता है कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपका बिजनेस वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो जिस तरह आप सोचिए कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल में तो एक टीचर पढ़ा रहा है, तो जब बिना मेंटोर बिना टीचर के स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे टॉप कौन बच्चे करते थे, जो शायद अलग से एक दूसरा मेंटोर हायर करके ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। तो वहां पे भी मतलब मुझे लगता है, जैसे आप खुद मेंटरिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी दायित्व है कि आप जिस क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आप सिर्फ उनके व्यापार को मत बढ़ाइए, आप उनको बड़े सपने देखना भी सिखाइए। और सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं, जितने बड़े सपने वो देख सकते हैं वो बिना डर के देखे। और जब वो सपना देखे तो उसके अंदर से आवाज ये नहीं आनी चाहिए कि साले तेरी औकात नहीं है। उसको आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करिए कि उसके अंदर से आवाज ये आए कि यस, मैं आज नहीं 6 महीने में ये कर डालूंगा, और फिर वो रुके नहीं। अगर उसके अंदर से आवाज आ रही है कि भाई मेरी औकात एक्टिवा की नहीं है, तो ये आप जैसे मेंटोर की ड्यूटी है कि उसको अगले 6 महीने साल भर में उसके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस, मैं मारुति ले रहा हूं। जिस दिन वो मारुति ले ले, उसको फिर दूसरे ख्वाब दिखाना कि यस, मैं मर्सिडीज लूंगा। जिस दिन वो मर्सिडीज ले ले, उसको फिर ख्वाब दिखाना कि भाई अब तू रोल्स रॉयस देगा। लेकिन साथ ही साथ अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये भी बताना कि ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ ही तुम्हारे सक्सेस के पैरामीटर चलेंगे, ये मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ही तुम खुश होगे, ऐसा नहीं है। उनको ये भी बताना कि तेरा काम है सपने देखना, उसको पाना, लेकिन पैरेलल खुश रहना, परिवार को समय देना, दोस्तों को समय देना, वर्क लाइफ बैलेंस करना। बहुत छोटी सी जिंदगी है सर, 60 से 65 साल की, उसको एंजॉय भी करते चलना है। अमूमन क्या हो जाता है कि बहुत से लोग एक ही सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं, उसे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उससे उनकी फैमिली लाइफ भी सफर करती है,
उनसे उनकी खुद की लाइफ भी सफ़र करती है। उनको खुद को नहीं पता कि वो मेंटली कितना अपने आप को प्रेशर दे रहे हैं, कितनी चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो बैलेंस में चलेंगे तो क्या स्मूथ चलेगी। सोचिए आज आपकी कितनी चमचमाती कार में नीचे देखा, आप उसमें एक टायर साइकिल का लगा दो, एक टायर रिक्शे का लगा दो, एक टायर ट्रैक्टर का और एक टायर कार का, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो ये वही हुआ, आपने अपने व्यापार का टायर तो ट्रैक्टर कर दिया है, लेकिन आपका जो फैमिली का टायर है वो साइकिल की तरह पतला हो गया। आपका जो दोस्तों का टायर है वो एक्टिवा की तरह आपकी कार में लगा हुआ है। तो जैसे वो गाड़ी नहीं चल सकती तो वैसे हमारी लाइफ भी नहीं चल सकती। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हमारी अपब्रिंगिंग किसी ना किसी कारण से जो हमारे को बोला गया, जो हमने सुना, अपने पेरेंट्स से सुना, आसपास से सुना, बड़े सपने मत देखो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता ये भी उसी का एक कारण है कि लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? ये भी सोच एक दी गई है बचपन से कि भाई अगर बिजनेस कर रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है ये भी इसके कारण एक आदमी उसको जस्टिफाई कर देता है सोच के? यस यस यस, मुझे ऐसा लगता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ। और जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे होंगे, जो बहुत से लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं या व्यापार भी कर रहे हैं, आप देखिए कितना ऐसा समय होता होगा जो आपको खाली मिलता होगा। अगर आपको नहीं समझ आता, आपको लगता है मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा, कई लोग को ना बिजी होना और बिजी दिखना इसमें अंतर ही समझ नहीं आता। बहुत से लोग यार साला मेरा पड़ोसी बिजी है और मैं क्यों फ्री हूं, तो वो बताने के लिए भी बिजी होता है। बहुत से लोग अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज इसलिए नहीं डालते कि यार ज्यादा मैसेज डालूंगा तो मेरे फैमिली वाले समझेंगे कि मैं खाली हूँ, खाली बैठा हूँ। बहुत से इसलिए भी नहीं करते। यार मत करो ऐसा। जो सर जितना बिजी आदमी होता है ना वो उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। जो जितना बिजी होगा वो उतने जल्दी आपको कॉल को रिवर्ट करेगा। जो जितना बिजी होगा वो उतने जल्दी आपको टेक्स्ट मैसेज कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है वक्त की वैल्यू क्या है। वो ना अपना वक्त खराब करेगा ना आपका वक्त खराब करेगा। तो ये भी बहुत है कि आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं। तो मुझे लगता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो जिस तरीके से आप अपने व्यापार में समय दे रहे हैं तो उस तरीके से आपको अपनी बाकी की चीजों में भी, आपकी जो प्रायोरिटीज है, तब तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे और तब आप ग्रो कर पाएंगे। अगर आप घर की टेंशन लेके व्यापार में जब जाओगे तो आप वहां पे भी जस्टिस नहीं कर पाओगे, और जब आप व्यापार की टेंशन लेके घर पे जाओगे आप वहां पे भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो उन चीजों को कंपोज रखना, काम रहना, ये सारी चीजें आप पे, क्योंकि आदमी तो आप अकेले ही हो। अगर ऐसा होता कि व्यापार से ही खुशियां मिलती, व्यापार से सब रिश्ते नाते, कई लोग की आदत है भाई पैसा रहेगा ना सारे रिश्तेदार अपने हैं, ऐसा होता तो बिल गेट्स की वाइफ उसको तलाक नहीं देती, ऐसा होता तो एलोन मस्क की वाइफ उसको तलाक नहीं देती। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। ऐसा क्या कल्चर है कि मुकेश अंबानी जैसा इतना धनाढ्य आदमी जिसकी फैमिली वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज इतनी हाई है, हम उनसे पैसे के तो गुण धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के लगा लेते हैं, हम उनसे क्यों वो गुण नहीं सीखते कि वो इस मतलब मुकाम में पहुंचने के बाद भी अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं, वो अपने दोस्तों को कितना टाइम देते हैं, वो क्या संस्कार दे रहे हैं। तो देश को धीरू भाई अंबानी से ये चीज सीखने के साथ साथ ये भी सीखना चाहिए कि यार एक लाइफ को कंप्लीट लाइफ कैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने अभी जितनी जिक्र की उसमें दो बातों का बहुत ज्यादा जिक्र था। एक था आपके काम यानी बिजनेस, और दूसरा था परिवार। एक चीज मेरे को ऐसा लगता है कि खुद भी आदमी को होना चाहिए तीसरा पार्ट, कि वो खुद अपना कितना ध्यान रख रहा है। कई बार मैं देखा हूँ तीनों में से एक जगह वो टॉप कर रहा है, एक जगह ले दे के पास हो रहा है, और एक जगह वो फेल हो रहा है। तो ये तीन ट्रायंगल, आपको लगता है तीनों ट्रायंगल को अगर हम बैलेंस करें तो? सर मुझे लगता है ये तीन ट्रायंगल नहीं, ये एक ऑक्टागन होता है। ओके। जहाँ पे आदमी की पर्सनल लाइफ होती है, उसकी फैमिली लाइफ होती है, उसकी फ्रेंड्स लाइफ होती है, उसकी सोशल लाइफ होती है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है, उसकी सोशल लाइफ भी होती है। तो वो सारा मिक्स होता है। लेकिन आप देखिएगा ये सात जो है ना वो निर्धारित करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। अगर एक आदमी अपने आप में बड़ा खुश है, मदमस्त है, लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उसकी बाकी चीजें डिस्टर्ब रहेगी। एक आदमी जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन फैमिली डिस्टर्ब है, तो पर्सनल लाइफ पे काम कर ही नहीं पाएगा। तो आपको जब मंदिर तक पहुंचना है, आप स्वयं भगवान है, लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर ईश्वर है, तो आपको वो 9 सीढ़ी जो है ना, जो आपकी बाकी है, उनको जब आप बैलेंस बराबर करेंगे तब आप खुद तक पहुंचेंगे, और तब आप खुद का भी ध्यान रख पाएंगे और आपकी सारी चीजें बैलेंस रहेगी। तो जैसे आप एक खुद बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्योंकि आपने अपने एक बिजनेस को काफ़ी हद तक लेके गए ऊपर, फिर उसके बाद आपने अलग कम्युनिटी के लिए काम करना चालू किया, और जैसा बहुत यूनिक नेम है रोल बोल, रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आज का देखिए जिस तेजी से अब सिनेरियो चेंज हो रहा है,
जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि 5th क्लास के फॉर्मूले अगर आप 10th में यूज करोगे तो वही फॉर्मूले जिससे आपने 5th में टॉप किया था, आप बहुत मुश्किल से पास हो गए 10th में, और 12th में तो उस फॉर्मूले से फेल होना तय है। तो जो एक समय में सक्सेस फॉर्मूला होता है, अगर आप उस पर टिके रहते हो तो वही जाके आपका फ्यूचर में फेलियर का फॉर्मूला भी बन सकता है। तो आपने जिस तरीके से अपने डायनामिक्स चेंज किए और आपने बिजनेस भी चेंज किए, एक बिजनेस को आप रन कर रहे हो, उसको ऑटो पायलट पे ले आए, दूसरे पे काम कर रहे हो, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, तो ये जो पुराने समय के बिजनेस तरीके करने के तरीके में और अभी का जो बिजनेस का तरीका है वो डिफरेंट हो गया है, गेम चेंज हो गया, आप ये मानते हैं? एग्जैक्टली। अगर गेम चेंज हो रहा है, नियम भी चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के फॉर्मूले भी चेंज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन गेम। तो क्या ऐसा बड़ा बदलाव आया है एक बिजनेस करने के तरीके में जो आज से 10 साल पहले? क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है दोज हु हैव गॉट अ वेरी गुड सक्सेस इन इनिशियल स्टेज ऑफ देयर 5-10 years of their business career, now they are stuck somewhere। तो क्या वही कारण है कि वही फॉर्मूले वो आज भी यूज कर रहे हैं और इसीलिए अब रुक रहे हैं? तो क्या चेंजेस आए हैं आपके हिसाब से, और क्या अब एक एंटरप्रेन्योर को बदलाव लाना चाहिए अपने सक्सेस फॉर्मूला में? क्योंकि सबके सक्सेस फॉर्मूला है, सब सक्सेसफुल हुए हैं, अब जाके सबको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो देखिए, व्हाट आई फील कि सक्सेस के फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। यस। पुराने जमाने में शायद एक रात में 1 करोड़ कमाना हर व्यापार के लिए आसान नहीं था, कुछ व्यापार में हो सकता था, लेकिन जिस हिसाब से अब दुनिया तेजी से बदल रही है, आज बहुत से ऐसे नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एआई ने आपके काम को बहुत आसान बना दिया है। आज आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप शायद अपने व्यापार को 0 से 100 करोड़ तक के भी टर्नओवर में आप 6 महीने में ले जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको होल्ड करूं, आप बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं। जो आज की डेट में लोग बोलते हैं पहले का नाम कमाना आसान था, हाँ। अब कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है ड्यू टू कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल। तो ये बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग आपका ये क्यों? अब मैं बता रहा हूं, उसका रीजन क्या होता है। यस यस, पुराने जमाने में जो लोग कमाते थे ना सर, पैसा बच जाता था। क्यों? अब उसका रीजन देखिएगा। पुराने जमाने वाला आदमी अपने दोस्तों को भी समय देता था, परिवार को भी समय देता था, उसके खर्चे सीमित थे, पैसे बचता था। पहले उसे एक टेलीफोन का बिल देना पड़ता था, आज घर में जितने सदस्य उनके हर मोबाइल का बिल देना पड़ता है। पहले अगर उसके घर में केबल होता था तो पूरे साल का केबल का खर्चा मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपए आता था, लेकिन आज अगर हर महीने वो ओटीटीज और ये सब का खर्चा करे तो 1500-1800 को तो एक टीवी का बिल होता है। पहले जमाने में पूरे मोहल्ले में एक कार होती थी, आदमी पैदल चलता था, साइकिल किराए पे लेके चलता था, 2 व्हीलर पे चला करता था, लोग रिक्शे में चले जाते थे। आज घर में जितने सदस्य हैं आपको उतनी कारें चाहिए। पहले आप जब फिल्म देखने जाते तो हम साल में 4 या 5 बार फिल्म देखने जाते थे, हम 1 या 2 समोसा लिए, कॉस्ट बता रहा हूं। तो वो लाइफ में मजा भी था उनके लिए और वहां पे पैसे बचते थे। लेकिन आज जो है, आज खर्चे बहुत बढ़ गए। कमाई अगर आप देखिए, आप सोचिए कि अगर आपको उसी दौर के बिजनेस में आज डाल दिया जाए, उसी दौर की कमाई दे दी जाए, तो क्या आज आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पहले तो एक ही साबुन होता था ना, जिससे पूरा परिवार नहा लेता था, बाद में वही साबुन टॉयलेट में काम आता था। पर आज तो हर आदमी का अपना अलग शैम्पू है, उसका अलग कंडीशनर है, उसका अलग सीरम है, उसके अलग स्किन केयर है, उसका अलग फेस वॉश है, उसका अलग टूथब्रश है, अलग टूथपेस्ट है। तो खर्चे बढ़ गए, समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप वक्त के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये वो कुछ लोग होते हैं जो पुराने लोग होते हैं जिन्होंने एक समय में पैसा कमा लिया, अब वो शायद अपने बिजनेस में स्टक्ड हैं, तो वो खुद को दिलासा देने के लिए आपके सामने बोलेंगे कि यार व्यापार पहले होता था। क्यों पहले होता था सर? पहले पॉपुलेशन 50 करोड़ थी, 75 करोड़ थी, 80 करोड़ थी, आज हम 150 करोड़ के आसपास होने जा रहे हैं। आज तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप सोचिए, आज से 25 साल पहले आप बोलते कि मैं बिजनेस में मेंटरिंग करता हूं, आपको 5 क्लाइंट नहीं मिलते। क्योंकि उस समय हर आदमी जो था वो अपने आप में बुद्धिजीवी होता था, हर आदमी चाणक्य होता था। हर परिवार में आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको नासा से लेके आपको पूरे वेदों के ज्ञान दे दे, भले वो 5वीं फेल होगा। पर आज जो आदमी MBA टॉप करके आता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, वो कहीं स्टक्ड होता है, फिर भी वो आप जैसे लोगों के पास आता है ना कि सर ये मेरा काम है, क्योंकि आप ऊपर से देखते हैं और आप उसको बताएंगे कि भाई शायद तुम यहाँ ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, इस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। ये सारी सक्सेस स्टोरीज आती है। अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली में एक इवेंट में गया, मुझे वहाँ अजय अजमेरा जी मिले विवेक बिंदा सर के बर्थडे में। तो मैं दंग रह गया कि एक व्यापारी जिसने बताया कि मैं 2 करोड़ से अपने बिजनेस को मैंने इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि आज मैं 100, 200, 300 करोड़ तक के टर्नओवर में पहुंच रहा हूँ, और एक सेलिब्रिटी की तरह लोग उनसे फोटो खिंचाने के लिए लगे हुए थे। तो वो सेलिब्रिटी की तरह फोटो नहीं खिंचा रहे थे,
वो सारे लोग जो फोटो खिंचा रहे थे उनकी आंखों में वो सपना था कि यार यस, हम भी ऐसा एक मेंटर हायर करेंगे, हम भी अपने व्यापार को यहां से यहां ले जा सकते हैं। आप देखिए उस जमाने में अगर व्यापार अच्छा होता तो उस जमाने में अरबपति ज्यादा होते। उस जमाने में अरबपति नहीं थे, अरबपति सबसे ज्यादा इस जमाने में देख रहे हैं, और बहुत यंग एज में हो रहे हैं। बहुत यंग एज में देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सर, आज का जो समय है आप उससे राब्ता रखते नहीं रखते, आप उससे सहमत होते हैं नहीं होते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि ये वक्त है, आज के व्यापार करने की प्रणाली यही है, आज का बिजनेस इस चीज की डिमांड करता है, तो आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। नहीं तो वो तो अपने फ्लो में आगे निकल जाएगा, आप कहीं बहते निकल जाओगे, ना वक्त को आपका पता चलेगा, ना आपके परिवार को आपका पता चलेगा, और इतिहास में आप कहाँ गुम हो जाएंगे वो भी कोई नहीं जानेगा। बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि आज की डेट में लोगों को इतना थ्रेट फील कर रहे हैं ना, उनको ऐसा डर सा बैठ गया है कि आगे पता नहीं क्या होगा। पहले क्या होता था, लोगों को ये मालूम रहता था कि यार चलो 5-10 साल बाद ऐसा रहेगा, ये बिजनेस मेरा चलेगा, और स्टेबिलिटी फील होती थी। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ लोगों के बीच में, जो सबसे ज़्यादा फियर है वो ये है कि 1 साल बाद उनको नहीं मालूम कि उनके बिजनेस का क्या होगा। तो ये तो थ्रिल है सर, मतलब आप अपने आप को तैयार रखिए। मतलब आपका कहना है इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ थ्रिल। सर आप इसको थ्रेट की तरह लेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि वक्त है वो तो बदल ही रहा है ना। आज हम एआई से इतना डर रहे थे, लेकिन एआई आया, उसने आपकी लाइफ को आसान कर दिया। डेफिनेटली। अब जो लोग एआई आज से 2 साल बाद सीखना शुरू करेंगे, तब तक तो ऐसा ही सिंथेटिक इंटेलिजेंस आ चुका होगा। तो आपको वक्त के साथ आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना कोई दूसरा आपको आगे ले जाएगा। फिर आप शिकायत करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जिस थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, आपको इस वक्त से, इन चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर अगर आपको एक टाइम का भी खाना मिले तो आपको फिर वो स्वीकार्य होना चाहिए। आप मतलब फिर आपको हक नहीं है बड़े सपने देखने का। नहीं, सपने देखिए, आपको हक ही नहीं है सर। मतलब आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर ठीक है, प्रॉब्लम हर की लाइफ में आती है, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आई? प्रॉब्लम हर की लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, वो आज आ रही है, वो आगे भी आएगी। आप प्रॉब्लम का लेवल अलग होता है। आज एक रिक्शे वाला होगा, उसकी लाइफ की भी प्रॉब्लम है कि वो 1000-2000 के लिए बहुत कैलकुलेशन कर रहा होगा, लेकिन वो 1000-2000 आपके और हमारे लिए शायद उतना मायने ना रखे। आज आप और हम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे से ऊपर लेवल पे जाते होंगे तो उन लोग के लिए 10-20-50 लाख शायद उतने मायने ना रखे। तो हर आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम है, हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर आदमी संघर्ष कर रहा है, हर आदमी अपनी पोजीशन बचाने के लिए लगा हुआ है। अगर एसटीडी पीसीओ लगा रहा है, लोग बोलते नहीं हम मोबाइल नहीं लेंगे यार, हमको तो लैंडलाइन में काम करना है, तो आप सोचिए आप कितने पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मोबाइल तो आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीजें होती है ना सर, ये बहुत सारे ज्ञान की बातें होती है जिसमें आदमी फ्लो में चला जाता है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं आपके पॉडकास्ट में, हम कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल रेलेवेंट बात कर रहे हैं। ये वक्त है, ये सिनेरियो है, ये चल रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट। सो दर्शन सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर जो यूथ हैं, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे या एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वही हमारे ऑडियंस ज़्यादा होंगे, बिकॉज दिस इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू मेगा अवार्ड जो हमने अभी रिसेंट में मेगा अवार्ड किया, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के 36 भावी एंटरप्रेन्योर्स को दिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ पे आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे और आपने काफ़ी अच्छा वहाँ पे पैनल में भी रोल प्ले किया। सो उस समय भी लोगों को बहुत अच्छी वैल्यू मिली आपकी उससे। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं तो खैर बहुत सारा डिस्कस करता रहता हूँ, बट मैं कई चीज़ें होती है ना जो ग्राउंड से आती हैं। एक बार ना आप ट्रेनिंग करते करते आप बहुत पॉलिश्ड हो जाते हो, यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम लोग बहुत लिमिटेड वर्ड्स में लिमिटेड बात करके और वो मैसेज पहुँचाते हैं। बट मेरी एज एन एंटरप्रेन्योर आपसे, क्योंकि आप मल्टीपल बिजनेसेस में हैं, कम्युनिटी हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप ग्लैमर की दुनिया में भी हैं, मतलब कहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फिर एक ग्लैमर की दुनिया और फिर एक कम्युनिटी हैंडल करना, ये तीनों एक अलग डायमेंशन में चलते हैं। इसके लिए टेम्परामेंट भी अलग चाहिए, बट यू कीप योर एनर्जी ऑलवेज हाई। तो आपको इस तरीके से बिजनेस, यहाँ तो लोग फैमिली
और फ्रेंड्स और बिजनेस में ही स्विच करने में दिक्कत होती है। यहाँ तो आप इतनी सारी चीजें मल्टीपल बिजनेस में भी स्विच करते होगे। तो आपको क्या लर्निंग अपने तरीके से मिली कि आपने जो समय के साथ चीजें सीखी, उस हिसाब से आपकी क्या लर्निंग रही कि एक एंटरप्रेन्योर मल्टीपल बिजनेस कितने इजीली तरीके से हैंडल कर सकता है और उसके पीछे उसका क्या माइंडसेट हो सकता है? क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है मैं एक बिजनेस भी हैंडल नहीं कर सकता। सर डिपेंड करता है कि आपके सपने क्या है। जो आदमी एक दुकान देख रहा है वो 100 करोड़ के ख्वाब नहीं देख सकता। बहुत प्रैक्टिकल होके उसको ख्वाब देखना चाहिए। मेरा जो लाइफ का सपना रहा है, मैं पैसे तो कमाना ही है, वो एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है। मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। मैं जब आया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा तो मुझे लगा कि उन सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत अच्छा हो रहा है, पर वो सब के सब सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। वो सब रात को वृद्धाश्रम तो चले जा रहे हैं, पर शायद उनके घर में वो हार्मनी नहीं है। वो सब एक दोस्तों को बुला के लंबे मैराथन करके दौड़ तो ले रहे हैं, पर शायद रात को जब 4 दोस्त बैठते हैं तो वो एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगा यार एक बड़ा गैप खाली है कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस पे बात करती है, रेफरल्स पे बात कर रही है। इट्स अ गुड थिंग। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ चैरिटी पे काम कर रही है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटी फेलोशिप पे काम कर रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ट्रेनिंग्स पे काम कर रही है, लेकिन ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। तो जब मैं मेरे को फाउंडर्स से मिला, हम लोग बैठे, हमने बात किया कि यार चलो एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि जहाँ पे हम ओवरऑल लाइफ ग्रोथ की बात करें, एक लाइफ मैनेजमेंट की बात करें, जहाँ पे मतलब हम लाइफस्टाइल की बात करें, जहाँ पे हम लर्निंग की बात करें, जहाँ पे हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जहाँ पे हम अपने कनेक्ट की बात करें, जहाँ पे बिजनेस की बात करें, जहाँ मस्ती हो, जहाँ सब चीज़ का बैलेंस हो। तो हमको 5 साल लगा इस चीज़ों को बनाने में, और मुझे पता है कि आने वाले समय में मतलब रोलबोल जो है वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग कम्युनिटी बन के रहेगी, क्योंकि वो सबकी नीड है। टाइम लगेगा। तो वो एक पैशन था, क्योंकि एक कम्युनिटी बिल्ड करना। अब मुझे हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि आपके पीछे मतलब जो 4 लोग होते हैं आपके साथ के, वो तभी एक साथ एक दिशा पे चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पे होता है। नहीं तो आप 4 लोग को भी एक दिशा में साथ ले जा नहीं सकते, कोई अलग चल रहा है, कोई अलग चल रहा है। तो एक कम्युनिटी में इतने सारे लोग को एक साथ लाना, इट्स लाइक कुल्फी जो है मिर्ची की, वो खाना है और चूस चूस के खाना है। इतना टफ जॉब है, लेकिन वो पैशन है कि आप करते चलो तो आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। आपको पेशेंस सीखने को मिलता है, आपको लोगों की कई बातें इग्नोर करना सीखने को मिलता है। आपको ये लगता है कि नॉलेज ज्ञान बहुत आएगा, आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है वो आपको सीखने को मिलता है। आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिलती है, और जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी बिजनेस लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है। बहुत अच्छा है। बस ये जो बिजनेस और पर्सनल लाइफ, इसको लेकर मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा वाकई एक नॉलेज दें उनको, एक ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिससे कि सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंस समझें कि बिजनेस काम के अलावा भी एक दुनिया है। अब धीरे धीरे उन लोग को ऐसा फील होने लग गया, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स को मैं देखता हूँ, उनको ऐसा लग गया है यार स्थिति बहुत खराब हो गई है, पैनिक जैसे रहते हैं, बोलते थोड़ी सी चूक करेंगे और बिजनेस में बहुत क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। तो नाउ दे आर बिकमिंग सो कॉन्शियस कि अब वो अपने काम के प्रति और कॉन्शियस होते जा रहे हैं और दूसरी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये सोच उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी? और मुझे तो ऐसा लगता है उनके बिजनेस में भी इस सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सर देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल आज का सोशल मीडिया प्ले करता है। बहुत बड़ा रोल कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे भ्रामक मेंटोर्स पैदा कर दे रहे हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट खुद ही क्यों ना हो, उनको अपने आप को बेचने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों की लाइफ को तबाह कर दिया है। हर आदमी बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन उसको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं होते हो तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, उसमें मैं कितनी मेहनत करूंगा तो मैं क्या पा सकता हूं। और आप सिर्फ एक ही जगह जब आप बढ़ते जाएंगे, आप एंजाइटी में जाएंगे तो आप नहीं ग्रो कर पाएंगे। आज नहीं तो कल आप एक फुग्गा है, आप बोले यार जो बहुत फूला हुआ जो बलून होता है वो बहुत खूबसूरत दिखता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें हवा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। आप कितना प्रेशर लोगे, एक दिन तो फटेगा ना। जिस दिन आप 3 महीने के लिए ट्राई करके देख लीजिए। मुझे 3 महीने में तो कोई किसी का बिजनेस बर्बाद नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप 3 महीने अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय मत दो। आप दिन का 15 मिनट, चलो 15 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है, आप दिन का 10 मिनट आप फिक्स कर लो कि रात को सोने से पहले
अगर घर में आपको कोई ऐसा कोना मिलता है जहां आप अकेले बैठ सकते हो, जहां और कोई ना हो उस कमरे में, या तो वहां, नहीं तो घर के बाहर, आप 10 मिनट एकदम शांति से खुद से बातें करोगे। हो सकता है शुरू में अटपटा लगे, आप बात ही मत करो, आप शांत रहो, जितने विचार आ रहे हैं आने दो, पर 10 मिनट आप अकेले रहना शुरू कर दो। आप 3 महीने बाद देखना एज अ ह्यूमन आप बेटर हो जाएंगे। आप रोज का 15 मिनट भी बहुत ज्यादा है, रोज का 10 मिनट आप अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दो। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती है तो यार 3 मिनट फोन लगा लो एक बार, हाँ भाई बढ़िया, ठीक हो, चलो बढ़िया। 3 महीने बाद देखना आपके रिश्ते अपने आप सुधरने लगेंगे। आपके जो दोस्त यार हैं, आप हफ्ते में एक बार, चलो हफ्ता भी बहुत ज्यादा है, 15 दिन में एक बार उनसे बात कर लो ना, भाई चलो कॉफी पे मिलते हैं। 10 दोस्तों को इकट्ठा करने में मत लगो, 3 ही आ जाएंगे, आप कॉफी पे मिल लो और उस समय कोई काम की बातें मत करो। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आदमी जब दोस्तों के साथ भी बैठता है तो अपने काम की बातें कर रहा होता है, अपनी फैमिली के साथ भी बैठता है तब काम की बातें कर रहा होता है, और फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है तो काम की जगह पे अपने मैनेजर से फैमिली लाइफ का रोना रो रहा होता है कि यार घर में इतना टेंशन चल रहा है इसलिए काम में मन नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जब अपने क्लाइंट्स का एक सामूहिक ऐसा एक प्रोग्राम डिजाइन करें जिसमें मैं भी आता हूं आपके साथ, हम एक ना सेट योर रूटीन पे एक बात करते हैं। कोई बहुत बोझिल या बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ में दिन का 1.5 घंटा, 24 घंटे में से 1.5 घंटा बहुत सारी चीजों में डिवाइड कर देना है, और आप सिर्फ 3 महीना उस चीज को मॉनिटर कर लीजिए। कसम खा लो उस भगवान की जिसको भी मानते हो कि 3 महीना तो इसको फॉलो करेंगे। जिस दिन भी ब्रेक हो जाए उसके अगले दिन से फिर वो 90 दिन का शेड्यूल आप स्टार्ट कर देना। 90 दिन बिना रुके आपको वो करना है, और आपको लगता है कि उससे आपकी लाइफ में 1% भी बेटर नहीं हुई है चीजें, आप उस दिन वो 90 दिन वाला जो भी प्रोसीजर है आप बंद कर देना। सिर्फ कुछ चीजें हैं सर, आप जितने वर्ल्ड के बिलियनियर्स को आप उठा लीजिए, आप किताबें पढ़ते होंगे, मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत से बिलियनियर्स को, बहुत से सक्सेसफुल लोगों को, बहुत अच्छे आर्टिस्ट को, पॉलिटिशियंस के, मैंने हैबिट के बारे में भी बहुत पढ़ा है। कुछ हैबिट्स हैं जो सब में कॉमन है, कुछ जो उनकी रूटीन है वो सब में कॉमन है। तो वो रूटीन्स, उसका कुछ अंश अगर हम एक एक करके अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू कर देना तो सर हमारी लाइफ बहुत प्लीजेंट हो जाएगी, बहुत पीसफुल हो जाएगी। आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो मैं भी अपने पार्टिसिपेंट्स को यूजुअली बोलता हूँ। आपने बताते बताते ना एक चीज बोली, एक एक करके अगर हम लागू करें। लोग क्या होता है, देखिए ये सारी चीजें ना एक हाथी जैसी होती है। अगर कोई बोलेगा ना मेरे से भी कि हाथी खा सकते हो, तो मैं बहुत कूलली बोलूंगा खा लूंगा, 3 साल दे दो। व्हेल मछली खा सकते हो, हाँ खा लूंगा, 5 साल दे दो। तो लोगों को ये बहुत ज्यादा रहता है कि एक तो जब नहीं करते हैं तो ठंडे रहेंगे। अब जैसे आपको कोई सुन रहा होगा तो उसको एकदम से अंदर फायर आएगा, अब कल से तो मैं फोड़ दूंगा। अब वो पूरा हाथी एक दिन में खाना चाहते हैं। इट्स जस्ट लाइक आपको अगर बच्चा चाहिए ना सर, तो आपको आज कर्म करने के बाद 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 9 महिलाओं के साथ एक दिन में कर्म कर लो और आप सोचो अगले महीने बच्चा मिल जाए। हर चीज का एक समय होता है, तब वो चीज पक्के निकल के आएगी। आपको समय तो देना पड़ेगा ना। आज क्या हो गया, सोशल मीडिया की दुनिया में एक बड़ी अच्छी सी रील आ जाती है, एक दिन बताऊंगा सालों तुमको वक्त ने मुझे क्या बना दिया। अरे हम ये क्या थॉट दे रहे हैं कि आज आपका वक्त अच्छा नहीं है, जिस दिन आपका वक्त अच्छा आएगा तो आप उस दुनिया से बैर ले लोगे। और हम वो रील अपने स्टेटस में लगा देते हैं कि मेरे रिश्तेदार ने, अच्छा हर आदमी की एक शिकायत होती है, साले हमारे रिश्तेदार बड़े खराब है। मेरे भाई तू भी तो किसी का रिश्तेदार है। क्यों, मतलब ये क्या हो गया पता है, ये फीडिंग बचपन से हमारे घरों से होती आई है, ये बचपन से हमारी सोसाइटी में होते आया है कि हम दूसरों को ब्लेम बहुत जल्दी कर देते हैं। हम बिना बात, मतलब मैं भी, मतलब उसमें हम भी कोई दूध के धुले नहीं है। मैं खुद अपने कई रिश्तेदारों से या भाइयों से बहुत टाइम से ऐसा होता है यार मुझे वो पसंद नहीं है, मैं चिढ़ता हूँ उससे। बट डीप डाउन बैठ के अगर मैं 10 पॉइंट सोचूं कि मुझे ये क्यों पसंद नहीं है, मेरे पास शायद 10 रीजन नहीं होगा कि मैं उस आदमी से बात क्यों नहीं करता। अगर 5 रीजन लिख भी दूंगा तो मेरा जो सबसे करीबी होगा ना, उसमें भी वो 5 से ज्यादा खामियां होंगी, लेकिन मैं उसके साथ रिश्ते निभा रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना भाग रहे ना, इस भागने के चक्कर में ना हमने चलना, सांस लेना छोड़ दिया है। आप अपनी लाइफ का असेसमेंट कर लो। एक दिन में नहीं होगा, रुक के करो। अरे महीने में एक संडे आधा घंटा तो निकाल सकते हो। आज तो निकाल के पहले खुद के बारे में सोच लो कि मैं क्या करना चाहता था। लेकिन इसका एक कारण है जिसके कारण समय नहीं निकाल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि अगर व्यक्ति 2 सेकंड के लिए भी फ्री होता है ना, तो मोबाइल देखना प्रेफर करता है। ट्रू। तो इसका क्या है, क्योंकि लोग तो अब उसके लिए बिल्कुल एकदम डेस्परेट हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम मिलता है, कुछ लोग तब देखते हैं और कुछ लोग तो समय निकालते हैं जल्दी से, जैसे कि वो मोबाइल देख सके।
तो समय अपने लिए निकालेंगे कैसे अगर इतना हावी होता जा रहा है मोबाइल? सर लोगों के मोबाइल लिए। में भी बहुत अच्छे अच्छे ऐप आ गए हैं जिसमें आप अपनी हैबिट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक मैंने अपनी लाइफ में जब चेंजेस शुरू किया तो मैंने बहुत सारे ऐप एक्सप्लोर किए। तो एक हैबिट चेकर करके बहुत छोटा सा ऐप आता है। ओके। तो मैंने से उस हैबिट चेकर ऐप में एक हैबिट डाली थी आज से 3 साल पहले कि मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले उठते ही 5 मिनट आंखें बंद करके मेरे पास जो भी चीजें हैं रैंडम जो मन में आ रहा है मैं उस चीज के लिए ईश्वर को, परमात्मा को, लोगों को धन्यवाद दूंगा। मुझे 30-35 दिन ये करने में बहुत अच्छा लगने लगा कि मैं एटलीस्ट अंदर से ना पॉजिटिव फील करने लगा। जब मैंने वो शुरू किया तो मैंने उसमें एक सेकंड हैबिट ऐड कर दी। तो मुझे लगता है कि आप बिजी हर कोई है, पर आपको यहाँ रुक के एटलीस्ट एक बार तो सोचना पड़ेगा कि आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं। अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो उससे पहले आपको व्यस्त होना पड़ेगा। और फिर जिस दिन आप व्यस्त हो जाते हैं, मैंने बताया ना सर, जो आदमी बिजी है, जो एक्चुअल में बिजी है, उसके पास टाइम रहता है। जो अस्त व्यस्त है उसके पास टाइम नहीं होगा। अगर मतलब मैंने बहुत से ऐसे बिजी लोग को देखा है जिनका इतना काम है और जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको जब फोन लगाएंगे वो 1 घंटे में आपका फोन उठाएंगे। आपने उनको कोई बात बोली होगी, वो बिल्कुल उसका आपको प्रॉपर फॉलोअप देंगे। आप उनको शाम को किसी पार्टी में बुलाइए, वो बिल्कुल समय निकाल के बोलेंगे कि हाँ यार मैं आऊंगा। हो सकता है वो आधा घंटा रुके और चले जाए। तो आपको ये देखना है ऐसा कौन सा काम है सर जो दिन में 18-18 घंटे मारता है। एक तो हमारे माइंड में थोप दिया गया है यार 18 घंटे काम करना है, तो आदमी के ऊपर काम से ज्यादा प्रेशर है कि मेरे को 18 घंटे अपने काम की जगह पे रहना है। टाइम तो मिलता ही होगा सर। आप खुद अब इतने सारे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, आप बहुत बिजी रहते होंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आपने पॉडकास्ट शुरू किया है तो आपने टाइम निकाला होगा ना। हाँ, बिल्कुल है ना। आपको खाना खाना है तो आप ये तो नहीं बोलते यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं 3 महीने बाद ही खाऊंगा कुछ। आप किसी दिन बहुत बिजी होते होंगे, आप रास्ते चलते कुछ खा लेते होंगे, पर आपने एक पैटर्न निकाला है कि मुझे खाना है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपको एक एक हैबिट जब अपनी लाइफस्टाइल में आप एड ऑन कर लेंगे तो वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा आपके ऑडियंस को, वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं या वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो अपने आप को चेंज करने के पीछे भागते हैं। अब क्या होता है चेंज होना? आप हैं पानी, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, एक मेंटर आया उसने आपको सिखाया, आप उबले, आप चेंज हो गए भाप पे। थोड़ी देर बाद आप ठंडे पड़ गए, अब वापस पानी बन गए। किसी ने आपको ज्ञान दिया, स्पिरिचुअलिटी की बात की, ठंडा रहना है, आपका टेम्परेचर आपने उसको ठंडी जगह पे रखा, वो बन गया बर्फ, वो फिर चेंज हुआ, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद वो पानी बन गया। तो ये प्रोसेस ना हम पूरी लाइफ करते रहते हैं, हम चेंज करने में लगे रहते हैं खुद को। पर जहां हमने कोशिश कर ली कि हमें अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप वो परमानेंट हो पाएगा। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? आप चावल के एक दाने को उबाल के पुलाव बना दीजिए, किसी का बाप उसको दोबारा वापस कच्चा चावल नहीं बना पाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो अगर आप खुद को चेंज करने में लगेंगे, इट्स ऑलवेज टेम्पररी। आप माथा पीट लीजिए, आप 100 साल लगा लीजिए, वो टेम्पररी ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई बिजनेस, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई इनर सेल्फ, उस दिन किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता। और यकीन मानिए जब एक बार आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ना, फिर आप हमेशा बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म होते ही रहेंगे। फिर आप कभी वापस से अपने पुराने रूप में नहीं आ ही नहीं पाएंगे। सो सर, जैसा अभी हमने बात किया कि ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, और आप बुक्स भी बहुत पढ़ते हैं और आप पॉडकास्ट भी देखते हैं और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप बैठते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में जिन्हें बहुत सक्सेस अचीव किया है। सो ऐसी कौन सी 5 ऐसी हैबिट्स है जिनने उनको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया में तमाम सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनमें बहुत सारी हैबिट्स कॉमन रही है, पर जो इनिशियली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उन लोगों को कुछ हैबिट्स जो है जो इनिशियली बहुत हेल्प करेगी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे। पहली चीज, दे ऐड ग्रैटिट्यूड एंड एफर्मेशन इन देयर लाइफस्टाइल। जिस तरीके से आप नहाते हैं, जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, उस तरीके से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और एफर्मेशन आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाना चाहिए। इससे आपकी थॉट प्रोसेस, आपका इनर बिलीफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगा, जो आपको आपकी बाकी चीजों में ग्रोथ देगा। आप सिर्फ 15 दिन ये प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। कैसे करें ये हम आपके सेकंड पॉडकास्ट में बताएंगे। सेकंड चीज, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे हम इस पॉडकास्ट में बहुत बार बात कर रहे हैं, व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त है। अब जिनको लगता है कि वो बहुत व्यस्त है
आप एक काम कर लीजिए, 15 दिन भी छोड़ दो, 7 दिन की एक एक्सरसाइज कर लो। आप जितने बजे भी उठते होंगे, आप 6 बजे उठ रहे हैं, आप 8 बजे उठ रहे हैं, आप 10 बजे उठ रहे हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद से हर 1 घंटे का अलार्म अपने मोबाइल में सेट कर दो, और हर 1 घंटे बाद जब अलार्म बजे आप लिखना शुरू कर दो कि उस पिछले 1 घंटे में आपने क्या क्या किया है। और रात को सोने से पहले सिर्फ एक नजर घुमा लेना, 7 दिन बाद तुम्हारी आंखें खुद खुल जाएगी कि जो तुम बिजी होने का रोना रो रहे हो, क्या तुम सच में व्यस्त थे या अस्त व्यस्त थे या व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। ये बहुत अमेजिंग टूल है टाइम मैनेजमेंट का। आप जब हर 1 घंटे का ब्यौरा लिखते रहेंगे कि उस पूरे 1 घंटे आपको पता चलेगा कि आपने पिछले 1 घंटे में तो आपने सिर्फ रील्स देख के गुजार दिया, पिछला 1 घंटा आप कुछ सोचते हुए ही निकाल दिए। आपने उस दिन भर में जो आपको लग रहा था कि आप ऑफिस में व्यस्त हैं, 1 घंटे तो आपने सिर्फ किसी की चुगली करके बिता दी। तो आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा और आप अपनी बाकी चीजों के लिए प्रॉपर टाइम अलॉट कर पाएंगे। थर्ड चीज जो मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल टूल है, दैट इज आस्क क्वेश्चंस। आप एक नोटबुक लीजिए जो सिर्फ आपकी नोटबुक रहे, आप उसमें क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दीजिए। आप जवाब की चिंता मत करिए, वो क्वेश्चंस आपसे खुद के होने चाहिए। हाउ कैन आई बी मिलियनेयर एट 50? मैं अपना वेट, आइडियल वेट जो भी आपका होगा, मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूं? मैं अपने 50 की उम्र में 100 करोड़ का आदमी या 500 करोड़ का, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कैसे पहुंचेंगे? कैसे मैं एक खूबसूरत परिवार बना सकता हूं? कैसे मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूं? कैसे मैं अपने परिवार में सबका चहीता बन सकता हूं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो आते हैं, आप सारे क्वेश्चंस लिख डालिए। यार दिन में एक बार उसको आप लेके बैठिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पकड़िए, आप थोड़ी देर बैठिए, आपको उसका आंसर खुद मिल जाएगा। जितने क्वेश्चंस है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, जिसको फोर्ड के जो हेनरी फोर्ड थे वो करते थे, जिसको हिटलर ने भी अपनी बुक में लिखा हुआ है, आस्किंग क्वेश्चंस। टोनी रॉबिन्स जो इतना बड़ा सेमिनार डेट विद डेस्टिनी 6 लाख रुपए लेके करते हैं, उसका एक मेजर पार्ट इसमें चले जाता है, क्वेश्चन क्वालिटी के पूछिए, आपको जवाब अच्छा मिलेगा। तो जब आप खुद की जिंदगी के जब पावरफुल क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे, आपको उसके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर ईमानदारी से आप उस चीज को फॉलो करिए। तो मुझे लगता है ये 3 चीज, पहली हो गई ग्रैटिट्यूड एंड एफर्मेशन। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। आप उसको एक टूल है कि आप अवरली एक लॉगबुक बना लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। थर्ड इज आस्क अ क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। फोर्थ, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट कंज्यूमिंग गुड कंटेंट, गुड बुक्स। कि आप अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं लेकिन आपने तंत्र वंत्र या जो भी दूसरी चीज़ है आपने कुछ ऐसा निकाल दिया, नहीं। आप दिन का 15 मिनट डिसाइड करिए, 12 मिनट डिसाइड करिए कि आप कुछ लर्निंग वाली चीज़ें सीखेंगे, कोई भी 2 ऐसी चीज़ें। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप भले 10 पेज से शुरू करिए, पर स्टार्ट रीडिंग बुक्स। ये नहीं आप कल से कार्टून की बुक ले आए, बोले यार मैं तो बहुत कीन रीडर हूँ, मैं दिन भर में पूरी बुक खत्म कर देता हूँ। नहीं, आपका नॉलेज डेली बढ़ना चाहिए। तो वो जो नॉलेज है वो आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत सहायक होगा। जरूरी नहीं आप सिर्फ बिजनेस की किताबें पढ़ें, आप एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं, आप दिमाग को शांत कैसे रख सकते हैं, इन चीज़ों पे आपको नॉलेज मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। लोग मेडिटेशन को हवा बना लेते हैं, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स आई है जो टफ लगती है। आपको बिगनर हो, आप सिल्वा मेडिटेशन से शुरू कर लो। आप कुछ मत करो, आप बस आंख बंद करो, एक सांस लो, 100 से रिवर्स गिनती गिनना शुरू कर दो, 100, 99। आप फोकस करके बैठना तो शुरू हो जाएंगे। आप मेडिटेशन, ये 5 चीज ऐसी है जो मुझे लगता है अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, आप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना आप लगातार इसको करिए, आपकी लाइफ में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर मुझे लगता है कि आपके जो ऑडियंस है वो इन चीज़ों को अपना लेती है, और अगर वो यहाँ पे कमेंट कर देती है कि हाँ सर हमने 5 चीज़ों को अपना लिया है और 3 महीने के बाद हमारी लाइफ में चेंजेस आए, तो एक पॉडकास्ट मैं चाहूँगा कि आपके चैनल पे हम टॉप 50 हैबिट्स पे ही करें, जिसपे हम अगली वो 50 हैबिट्स बताएं जो आप अगले 1 साल में धीरे धीरे हर महीने कैसे आप 5 से 6 हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगले 1 साल के बाद आप अपना एक डिफरेंट वर्जन लेके बाहर आ रहे हैं, एक बेटर वर्जन लेके बाहर आ रहे हैं, जो आपको बोल बोल के नहीं बताना पड़ेगा, दुनिया बता दी यार तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो ऑडियंस समझ गई होगी सर का इशारा कि वो चाहते हैं कि आप उनको रिस्पांस दें, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे रिस्पांस दें, और यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट बोनस आउट ऑफ इट, राइट? यस। सो दर्शन सर, मैंने आपको देखा है कि आप बहुत बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, बहुत अच्छे, मतलब
बल्कि मैं आपके लिए एक वर्ड बोलना चाहूंगा जो मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेन भी किया इसके ऊपर. दिस इज नॉट द टाइम फॉर नेटवर्किंग, दिस इज द टाइम फॉर स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग. या सो मैंने जो आपके अंदर देखा है छत्तीसगढ़ में, मैंने आपसे अच्छा स्ट्रैटेजिक नेटवर्कर मैंने नहीं देखा. ये दिस इज रियली माय स्पेशल कमेंट्स फॉर यू. थैंक यू सो मच. तो ये स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग का आपके पास अंदर जुनून, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि मतलब जिसको आप चाहो आप उसके साथ मिलो, बैठो, उनके साथ आप पॉडकास्ट भी आपने इतने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटीज के साथ किया है. ये कैसे आपके अंदर आया कि आप इतनी स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग करें और इतने अच्छे से लोगों से करें? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. बोलते हैं हर कोई है, बट आप खुद देखिए कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त हैं, आपके बिजनेसमैन है, जो आपका नेटवर्क है, क्या उसने पिछले 5 साल में मेजर रोल प्ले किया है आपकी नेटवर्क को बनाने में? आप नेटवर्क को सिर्फ पैसे से नहीं तोल सकते. आप क्या उन नेटवर्क से आप एक बेहतर इंसान बन पाए हैं? क्या आपका थॉट प्रोसेस बेहतर हो पाया है? क्या आप अपनी लाइफ में बेटर चीजें अचीव करने के लिए तैयार हो पाए हैं? क्या बुरे वक्त में इन नेटवर्क वाले लोगों ने, जो आपके नेटवर्क के हैं, इन्होंने हेल्प की है कि आप उससे उबर सके? क्या आपके दोस्तों ने आपको मोटिवेट किया है? अगर वो नेटवर्क आपकी नेटवर्थ में इतने रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो आप गलत सर्कल में बैठ रहे हो, और ये वक्त आ गया है उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को इमीडिएटली छोड़ने का. अगर आपको वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, अकेले रह लो, ज्यादा अच्छा है. और जब मैं लोगों से मिलता हूँ सर, मैंने जब शुरू किया लोगों से मिलना, मुझे पहली चीज़ लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आता है. मैं एफर्टलेसली मिलता हूँ. और फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद भी रहा कि मुझे मौका मिला कि मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के नज़दीक रह सकूँ, मैं देख सकूँ. और जब आप उन लोगों के बीच जाते हैं ना, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है. तो एक चीज़, मुझे एक बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं बॉलीवुड के, रविंद्र जैन जी, जिन्होंने रामायण में, और लास्ट उनकी विवाह फिल्म थी शाहिद कपूर की, उन्होंने एक सीख दी थी कि बेटा कभी भी किसी से मिलो ना, तो कोई महत्वाकांक्षा लेके या लालच के साथ या कोई एजेंडे के साथ मत मिलो, हमेशा तकलीफ होगी. तो वो उनकी बात एक घर कर गई. तो जब हम दूसरे लोगों से मिलना शुरू करते हैं, उनने उसका रीजन भी दिया कि अगर सोचो कोई तुमसे कोई बंदा मिलने आ रहा है और तुमको पता चल जाए ये तुमसे साला इस मतलब के लिए मिल रहा है या फायदे के लिए मिल रहा है, तो तुम थोड़ा दूरी बना लोगे, इग्नोर कर लोगे. तो वैसे ही वो भी होंगे, वो भी तो समझदार है. पर वहीं अगर कोई आदमी तुमसे प्यार कर रहा है, तुमको स्पेशल फील करा रहा है, तो तुम उस पर ज्यादा ध्यान दोगे. बोला दादू ये बात तो बहुत सही है. तो मैंने फिर जब लोगों से मिलना शुरू किया, तो आप सिर्फ टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो नेटवर्किंग में, आप इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी एक ऑरा है उनके साथ इन्वेस्ट करते हो, और फिर वो लोग उस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप उनसे क्या सीख रहे हो, आप जिनसे नेटवर्किंग कर रहे हो, जो आपका नेटवर्क बना रहे हैं, तो मिलना या नेटवर्क बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है. उस नेटवर्क से आप क्या सीख रहे हैं और उन्हें क्या दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत से लोग कनेक्ट बना लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे इससे फायदा नहीं हो रहा है, तो वो कनेक्ट तोड़ देते हैं. बहुत से लोग को लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा आदमी है, इसको उतना भाव नहीं देंगे, तो वो आदमी बहुत अच्छा नेटवर्कर नहीं हो सकता. अगर आप चेहरे देख देख के तिलक लगाना शुरू करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ में सिर्फ तिलक की थाली रहेगी, कोई चेहरा आपके सामने नहीं रहेगा. क्या बात. अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो जिस गर्मजोशी, जिस अपनेपन, जिस एनर्जी के साथ आप किसी बड़े राजनेता से मिलते हैं, किसी बड़े उद्योगपति से मिलते हैं, या किसी बहुत पैसे वाले लोगों से मिलते हैं, उसी आत्मीयता, उसी एनर्जी के साथ आप जब किसी रिक्शे वाले के साथ बैठे या अपने ड्राइवर के साथ बैठे, आपकी वो एनर्जी होनी चाहिए. तब तो आप एक वो अच्छे इंसान बनेंगे. क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम सामने वाले को इज्जत उतनी देते हैं जितनी उसकी जेब में पैसा है. हर आदमी को मिलने वाली इज्जत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी जेब का पैसा. क्योंकि हमारे एक बहुत पुरानी कहावत है, बोलते हैं कि पैसे तेरे 3 नाम, तारू, तारा, ताराचंद. एक आदमी जो होता है जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं, ए तारू इधर आ, ये काम कर दे. और जब थोड़ा पैसा आ जाता है, बोलते हैं तारा सुनना, ये काम करना है. और जब वही वो तारा करोड़पति बन जाए, तो आज हमारे भी ताराचंद जी आए हैं, तो आदमी वही है. पैसा है, उसके नाम बदलते रहता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहा है, ये वो लोग रहे हैं जो खुद नहीं बदले हैं, लोगों को उनके पैसों से नहीं तौले हैं. आप गुणों से तौलिए, और आप किसी के पास गुण नहीं भी है, तो एटलीस्ट आप जब एक बेहतर इंसान बन जाएंगे ना, आप वो मैग्नेट बन जाइए कि ये सारे चुंबक वाले लोग आपसे आकर्षित होकर आ जाए. क्या बात है, बहुत अच्छा. तो आपने बोला ना कि आपके नेटवर्क से आपको सीखने क्या मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो आपने इतने अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग, रिनाउंड लोगों के साथ आपने नेटवर्किंग की है, तो आपको ऐसे 5 नाम जो आपके जहन में ऐसे रहे हैं कि आपको ये लाइफ टाइम ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये जो इनके साथ मेरा मिलना मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, और उनकी वो एक लाइन जिनने मेरे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया? रिसेंट का बताता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बिजनेस गुरु हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं नहीं बोल सकता, बट सर का बड़ा स्नेह रहता है मेरे ऊपर। तो उन्होंने अभी अपने बर्थडे में इन्वाइट किया, और जब हम उनके बर्थडे में गए, वैनिटी वैन पे हम बैठे हुए थे, तो विवेक बिंद्रा सर थे, बीजेपी के स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला भाई हैं वो थे, मैं था, अखंडा स्वामी थे, इसके बाद वहाँ विवेक ओबरॉय, कीकू शारदा और एक कोई और आए। वहां पे मेरे 2 दोस्त ऑलरेडी जो मेरे साथ गए हुए थे वैनिटी पे चढ़े हुए थे, और 1-2 लोग और थे। विवेक सर ने बड़ी पोलाइटली उन 3 लोगों से रिक्वेस्ट की कि आई जस्ट रिक्वेस्ट यू भाई, कोई बुरा मत मानना, क्या थोड़ी देर के लिए आप लोग वैनिटी से बाहर जा सकते हो क्या, हम कुछ बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप लोग आ जाइएगा। तो फिर वैनिटी में 15-20 मिनट सिर्फ हम 5-6 लोग थे, पर उस 15 मिनट तक ना मेरे माइंड में एक चीज चल रही थी, क्योंकि हम भी रोल बोल में बड़े इवेंट्स कराते हैं और बहुत सी बार प्रेशर हो जाता है, बहुत से लोग रूम में, क्योंकि जब आप इवेंट्स करते हैं, कोई सेलिब्रिटीज आते हैं, इन्फ्लुएंसर लोग आते हैं, और हर कोई उनसे मिलना चाहता है, तो उस आपाधापी में बहुत सी बार ना हम हार्श हो जाते हैं, बहुत सी बार हम अपने ही लोगों को इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे उस दिन एक ये चीज सीखने को मिली कि मुझे अपने अंदर ये चेंज लाना है कि यार कितने बिजी हो जाओ। उस दिन उस इवेंट में 4000 लोग थे और सारे बड़े लोग थे। विवेक बिंद्रा जैसा आदमी अगर 4 अनजान लोग को पहले बोले कि भाई प्लीज आप बुरा मत मानना, आप निकलो, तो कितनी अच्छी चीज मुझे उस दिन सीखने को मिली कि बहुत काम और कंपोज होके मुझे हर के आत्मसम्मान का ये ध्यान रखना चाहिए, जो शायद मैंने बहुत सी बार ये गलती की होगी। तो सर ये तो रही विवेक सर की बात। सेकंड, मेरे एक बड़े अजीज मित्र हैं अनुज ओम प्रकाश शर्मा, एक्टर हैं, और अभी अभी पॉडकास्ट की दुनिया में राधा कृष्ण के ऊपर वो जो बात करते हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको जानने लग गया है। अनुज भैया की एक बहुत खास बात ये है कि वो हमेशा रिश्तों को बहुत तवज्जो देते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि अगर मैं आज इतना पॉपुलर हो गया हूं तो लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं तो नीचे के लोगों को छोड़ते जाते हैं। उन्होंने हमेशा रिश्तों और इंसान को बहुत वैल्यू दी है। अभी रिसेंटली जब वो रोलबुल टॉक्स के स्टेज पे आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि बंबई वो 27 साल पहले पहुंचे थे। 27 साल मेहनत करने के बाद उनको हीरा मंडी मिली, संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज, जिसमें पैरेलल लीड में थे। हीरा मंडी से उनको एक बड़ी पहचान मिली, और फिर जब उन्होंने पॉडकास्ट किया तो आज उनको पूरा हिंदुस्तान उनके पॉडकास्ट के क्लिप्स को अपने स्टेटस पे लगाता है। अगर वो हार गए होते, हमको यहाँ कितनी अच्छी चीज सीखने को मिल रही है कि लोग क्या बोलते हैं, 5 साल में नहीं होना भाई, छोड़ देंगे। अगर आपके पास ये छोड़ने वाला प्लान है, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस टू योर गोल। उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, उनके इस पड़ाव में उनको सफलता मिली। अगर वो शायद 24 साल या 20 साल या 22 साल में भी छोड़ के चले जाते तो आज शायद वो हीरा मंडी नहीं कर पाते, आज शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। जैसी पॉपुलैरिटी मिली, उन्होंने अभी बॉम्बे में अपना एक शो किया, बहुत हाई टिकट पे किया, हाउसफुल था, सारे सेलिब्रिटीज उनका वो सुनने आए थे। तो मुझे लगता है अनुज ओम प्रकाश शर्मा से मुझे 2 चीज सीखने को मिली कि अपने पुराने रिश्तों को आप वैल्यू दो, एंड सेकंड कि लगे रहो जब तक वो सपने को पूरा नहीं करते, चाहे आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए। एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि 2 तरीके के लोग दुनिया में होते हैं, एक आम और एक खास। आम लोग रोज नया सपना देखते हैं और खास लोग एक ही सपने को रोज देखते हैं। तो ये उनमें से बात है, क्या बात है। सपने से मुझे एक चीज याद आई, एक एक्टर है दर्शन कुमार, कश्मीर फाइल्स की जो एक्टर है, जो मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड बने। तो दर्शन भैया, एक शो आता था देवों के देव महादेव, बहुत कम लोग को पता होगा, उसमें वो शुक्राचार्य बनते थे। तो वो जो उनके डायलॉग्स होते थे, वो हमेशा अपने डायरेक्टर से लड़ते थे कि यार शुक्राचार्य इतने बड़े गुरु हैं, वो इस तरीके की बातें तो नहीं करते होंगे। और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने वो शो छोड़ भी दिया। पर देखिए शुक्राचार्य की कृपा बरसी होगी कि उन्होंने फिर मैरी कॉम जैसी फिल्म में काम किया, कश्मीर फाइल्स के आते आते तक सफर में वो स्टार बन गए। बहुत से ऐसे एक्टर्स मैंने देखा है जो इतने पॉपुलर हुए हैं, लेकिन जब कोई पब्लिक उनके पास फोटो खिंचाने को जाती है ना, तो वो उसको झड़का देते हैं, मना कर देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम सोशल मीडिया की रील्स में भी देखते हैं, यार आप इतनी मेहनत, आप इतनी चीजें, आपको जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो ये आपका फर्ज बनता है। आप थके हुए हैं, आपका मूड नहीं है, लेकिन अगर कोई आया है, कोई बच्चा आया, तो आप उनसे फोटो खिंचा लो। रिसेंटली हमारे इवेंट में दर्शन कुमार जब आए थे, 3 घंटे का परफॉर्मेंस, सब थके होने के बाद पूरी पब्लिक उनसे फोटो खिंचाना चाह रही थी। हम बोले यार अब बस करते हैं भैया, आप निकलो। तो बोले नहीं यार दर्शन, इसी चीज के लिए तो इतनी मेहनत की है ना, इतनी साल लगे। वो 1.5 घंटा वेन्यू पे रुके रहे, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी एक फैन को निराश किया होगा, और वो इतनी फोटो खिंचा के गए।
तो मुझे ये भी सीखने को मिलता है कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग की क्या आदत होती है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं कि यार हम बिजी हो जाएं, और फिर जैसे ही बिजी होते हैं वो फिर कोसने लगते हैं, यार घंटा क्या लाइफ है, बिजी हो गए, समय ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग पॉपुलैरिटी के लिए काम करते हैं, फिर उसके बाद वही लोग ज्ञान की बात है, यार इतने पॉपु कहीं भी जाओ, अब आजकल जाने का मन नहीं करता, पहले वाली लाइफ बेटर थी। नहीं, अगर आपने किसी चीज के लिए मेहनत की है, सपने देखे हैं, तो बहुत सी सारी चीजें अपने साथ पॉजिटिव चीजें भी लेके आती है, तो कुछ पेन भी लेके आएगी। तो अगर आप उस पेन को मुस्कुरा के जिएंगे तो आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना लेंगे। अगर गुलाब मुस्कुरा के खिलता रहे कि यार कुछ कांटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है खिलना, और गुलाब इसी का रोना रोते रहे, यार मेरे में तो कांटे हैं कांटे हैं कांटे, तो मुरझाए हुए फूल किसी को पसंद नहीं आते। बहुत अच्छी बात। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारी चीजें। अनूप जलोटा जी से मुझे सीखने को मिलता है कि अनूप जी की एक बहुत अच्छी आदत है, अनूप जी से जो भी मिलेगा ना उसको लगेगा वो अनूप जलोटा का खास है। तो जैसे अनूप जी, आप फोन करेंगे आप अनूप जी को, तो आप अनूप जी को आपका नाम तो पता नहीं है, बोलेंगे बोलो कैसे हो, बहुत दिन बाद याद किया तुमने, तो आपको लगेगा यार अनूप जलोटा मुझे जान रहा है। तो बोले सर मैं रोहित राज बोल रहा हूँ। अरे रोहित, अब तुम बताओगे, तुम रोहित राज बोल रहे हो, बताओ कैसे हो। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग जो उनसे 2-4 बार कहीं मिले होंगे तो उनको उतना प्रिविलेज फील करा देते हैं। मैंने देखा है उनके आसपास, तो क्या होता है हर आदमी को ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं, तो कि वो इतने बड़े होने के बाद भी अपने से नीचे वाले लोगों को ना इतना अपनापन, इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हैं। तो वो चीज रविंद्र जैन जी में भी थी, वो चीज अनूप जलोटा में भी रही है, बहुत से लोगों में रही है। इसलिए उम्र के इस पड़ाव में भी आज अनूप जी मेरे ख्याल से 65-66 साल के होंगे, आज भी वो शोज कर रहे हैं, आज भी उनको पसंद करने के। आज नचाने वाले या वैसे भजन सिंगर्स की कमी है क्या? नहीं है, आज भी बहुत से पॉपुलर भजन सिंगर हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं जो बोलते हैं यार अनूप जलोटा को सुनना है। उसका रीजन है कि लोग उनकी गायकी से ज्यादा उनके व्यवहार से प्रभावित है। तो ये चीज अगर हम अपने अंदर अपना लेंगे तो सोचिए हमारा बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो आपने ऐसा ट्राई किया, किसी के साथ ऐसा किया क्या? फोन करते हैं हम कितने अपने, मेरे ख्याल से आज आपसे मेरी सेकंड मुलाकात है, और हम जिस लेवल पे आज ऑफिस पे मिले, तो आई एम श्योर आपको ये नहीं लगा होगा कि हम कितने दिन बाद मिले। यू मेड मी कंफर्टेबल, दैट इज फॉर श्योर। यस। तो अगर ये एटीट्यूड, ये चीजें हम आसपास के लोगों से मिलने का सीख लें तो आप कितने ज्यादा ग्रो कर लेंगे अपने व्यापार में, आप ये सोचिए। हम तो क्या होता है कि बहुत से, मैंने रायपुर की बात करूं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े होटल के मालिक है। अभी हम रिसेंटली एक इवेंट में गए उनके होटल में, हमने बोला कि सर एक कमरा खोल दीजिए, हमको देखना है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी जो हिंदुस्तान के लगभग 16 सालों से हिंदुस्तान के हर घर में देखे जाने वाला शो है, उसके लीड फेस शैलेश लोढ़ा जी आए हुए थे। तो हम उस होटल में गए, उस होटल के ओनर को फोन किया कि साहब ये स्वीट रूम थोड़ा छोटा है, आई रिक्वेस्ट यू आपके यहाँ दूसरे रूम होंगे, एक बार दिखा दीजिए। तो उन्होंने फोन में बोला अरे यार मेरे यहाँ दूसरे रूम जो है वो 2 लाख प्लस जीएसटी वाले हैं, बड़े रूम है। यार आपका होटल है, आपका काम है रूम दिखाना, आप दिखाओ। 15 मिनट तक आपका स्टाफ रूम नहीं दिखा रहा है। हम उठे, हम मैरियट चले गए। हो सकता है मैरियट का रूम आपके रूम से थोड़ा छोटा रहा होगा, पर अगर आप थोड़े हम्बल हो जाते तो एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती थी कि आपका वो रूम उस दिन का बिक जाता, आपको एक बिजनेस मिलता। लेकिन आपके इस बिहेवियर से 2 चीज हुई, उस दिन का जो बिजनेस की पॉसिबिलिटी वो तो गई, अगली बार वो जो 6 लोग हम थे जो रायपुर के थे, वो उस होटल ओनर को कभी धंधा नहीं देंगे अपनी तरफ से। और हम आज इतने बड़े पॉडकास्ट में मैं ये बात कर रहा हूं तो रायपुर की जनता समझ भी गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बिजनेस लॉस आपको हो गया उस चीज से। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आपका काम है सर्विस देना, और अगर आपको इतना बिजनेस जाने की चिंता नहीं है तो आपको बिजनेस में होना नहीं चाहिए। आप because you are here for the serving the society. Business is not about you, it is about society. मतलब मैं बोलता हूँ बिजनेस आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना सोसाइटी के बेनिफिट के चल नहीं सकता है। कोई भी बिजनेस अगर उससे सोसाइटी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इट कांट बी बिजनेस। यस, वो पुराना जमाना गया कि जहाँ पे क्या होता था कि कोई दुकानदार अकड़ू है लेकिन फिर भी जाते थे, अरे यार वो दुकानदार का नेचर वैसा है लेकिन हम तो वहीं से खरीदते हैं। आज का टाइम चेंज हो गया साहब। आज हम सर्विस थोड़ी कम चल जाएगी, क्वालिटी थोड़ी सी 19 आदमी बर्दाश्त कर लेगा, टेस्ट भी थोड़ा सा कमजोर रहे आदमी बर्दाश्त कर लेगा। अगर खिलाने वाला प्यार से, अपनेपन से झुक के अपने क्लाइंट को कर रहा है तो वो बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा। आपके एक्सपीरियंसेस वाकई इट इज गोइंग टू रियली हेल्प अस ऑडियंस। मतलब नो डाउट सो मच सर, आई जस्ट विश कि मतलब ऑडियंस के लाइफ में ये चीजें वैल्यू ऐड कर सके। सो
अब हम उस बात पे भी चर्चा करते हैं जो कारण बना आपकी और हमारे यहाँ बैठने का। यस, तो मेगा बताइए वो अवार्ड्स, कारण। यस, मेगा अवार्ड्स, मेगा अवार्ड। हाँ। तो ये हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में यूजुअली बहुत सारे अच्छे अवार्ड्स होते होंगे, बट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एमएसएमई। जैसे मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया कि लोगों को अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि हम बड़ा कर सकते हैं। बड़ा मतलब वो सीधे किससे देखते हैं। कई बार मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुना, वो नोकिया, टाटा, बिरला। तो जैसे आपने बोला ना, आदमी को उतना देखना जो वो उसको डाइजेस्ट कर सके और जो अचीवेबल हो। जैसे आपकी बात से मुझे भी लगा, तो लोगों को बड़ा मतलब सीधे वहां दिखता है। लोग सक्सेस का ये नहीं देखते कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ माइलस्टोन। आपके लिए सक्सेस हो सकता है कि अभी आप अगर 10 करोड़ के टर्नओवर पे हैं, तो आपके लिए 15 करोड़ इज अ न्यू सक्सेस। सो इट इज अबाउट एक्सेलेंस, यू नीड टू एक्सेल एवरी डे। सो यही एक कारण था कि हमने ये एमएसएमई एंटरप्रेन्योर गौरव अवार्ड रखा, कि सो दैट हम ये बिलीफ अंदर पैदा कर सकें कि हाँ, एक आप जो कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन दे रहे हो सोसाइटी को, जो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, उसमें आपको भी प्राइड फील हो कि यू आर रियली डूइंग समथिंग ग्रेट। तो वो अंदर वो बिलीफ पैदा करने का कहीं ना कहीं हमारा कारण था। तो आपको क्या लगता है, जब आप पूरे इवेंट में थे, सो यू वर देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्ट टू एंड मैं था, आप थे। तो कुछ जगह आप नहीं थे, पर उस समय भी मैं खड़ा हुआ था। यस यस। सो जस्ट एन एज ऑब्जर्वर, हाउ डू यू फील अबाउट दिस मेगा? देखिए, मेगा अवार्ड पहल बहुत अच्छी है। पहला सीजन ही आपका इतना सक्सेसफुल रहा। देखिए, एप्रिसिएशन हर को बहुत पसंद आता है, और हम उसको बहुत छोटी सी चीज से जोड़ते हैं, हमारे घर से। आप अप्रिशिएट करें चाहे ना करें, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बुआ, आपकी चाची आपके लिए डेली खाना बनाएगी, वो बनाएगी। आप अप्रिशिएट करो चाहे ना करो। लेकिन जिस दिन आप बोल देते हो कि यार मम्मी आज क्या बना दिया है तुमने ये सब्जी, आप अगले दिन आपकी उस थाली में 2 नए आइटम और जुड़ जाएंगे। जो, क्योंकि उनको वही चीज चाहिए, उनको औरतों को चाहिए ही नहीं। तो वैसे जो बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस में प्रॉफिट तो दिख ही रहा है, बट जब सोसाइटी, जब उसके मेंटोर, उसके आसपास के लोग उनको अप्रिशिएट कर देते हैं, उनको एक बताते हैं कि यार तुम स्पेशल हो, तुमने ये चीज हासिल की है, तो वो उनको एक मोटिवेट करता है कि मेरी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर इस चीज के लिए अवार्ड मिला है, तो मुझे अब और अपनी सर्विस में मेहनत करनी है, मुझे और अच्छा बेहतर बिजनेसमैन बनने के लिए मेहनत करना है। तो मुझे लगता है कि जो अवार्ड है या एप्रिसिएशन है, ये जो चीजें हैं, ये हमारी जिंदगी में हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रयास करती है। जो बच्चे होते हैं जो 100 मीटर दौड़ के आते हैं, जब बचपन से देखना, कई माँ बाप की आदत होती है कि वो उनको 1 रुपए गिफ्ट में देते हैं, एक चॉकलेट देते हैं, यार तुमने ये किया, ये रखो। तो अवार्ड मिलने के बाद आपने कभी नहीं देखा होगा बच्चा बोलो यार 100 मीटर दौड़ा, साला अवार्ड मिला है, भाग यहाँ से, अवार्ड मुझे पसंद नहीं है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अवार्ड जब भी मिलता है तो वो उनको मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए। पर अगर किसी बच्चे को अवार्ड नहीं मिले तो शायद वो 1 महीने बाद बोल सकता है अबे अब इतना भागते हैं भाई, अब तो 2 महीना नहीं भागूंगा। पर जब उनको रेगुलर एप्रिसिएशन मिले, रेगुलर आप उनको उस चीज के लिए रिवॉर्ड या अवार्ड या एप्रिसिएशन मिलता रहेगा, तो उनको अपने अंदर एक जिम्मेदारी फील होना शुरू हो जाती है। और जब जब जिसको जिसको एप्रिसिएशन मिला है, जब जब जिसको रिवॉर्ड दिए गए हैं, जब जब जिसको अवार्ड मिला है, वो उस स्तर से बेहतर ही बना है। मैंने किसी को नीचे जाते नहीं देखा। तो जो आप मेगा अवार्ड्स कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस मंशा से कर रहे हैं, बट मुझे ये दिखता है कि वो उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन एमएसएमईज में काम करने वाले फाउंडर्स को, उन बिजनेसमैन लोग को ये एक मोटिवेशन देता है, एक जिम्मेदारी के साथ, कि भाई मेगा अवार्ड ने तो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब ये आपकी बारी है कि अगली बार जब आप इस स्टेज में आए तो आप वो बन के ना आए जो आप थे। आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बने, एक बेहतर प्रॉफिट के साथ आए, एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर सोसाइटी को देने वाले बने, जिससे आप अपने व्यापार के साथ अपने समाज का, अपने देश का कुछ बेटर कर रहे हैं। दर्शन सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज वेरी अमेजिंग। और मैं चाहता हूँ ये तो चलता रहे, लेकिन फिर अगेन समय की सीमा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, बट मैं डेफिनेटली अपने व्यूअर्स को और ऑडियंस को एक चीज के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपने जो दर्शन सर ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ हैबिट्स बताए हैं कि वो कौन सी हैबिट्स है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकती हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसे अमल पे लाते हैं, और अगर आप उसको इस कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि आपने क्या शुरू किया, और अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो स्पेशली
आप लोगों के लिए एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सेशन करेंगे, जिसमें मैं अपने ही मेंटरिंग सेशंस को लेकर जो भी डिस्काउंट बेस्ट दे सकता हूं वो मैं आप लोगों को वहां ऑफर करूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स चाहिए जो वाकई अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो दर्शन सर को मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा कि वाकई जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ हैबिट्स जो डेवलप करना है, वो जो आपने टिप्स दिया है उससे डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को फायदा मिलेगा, ऐसा मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मैं तो बोलता हूँ अगर हमारे इस पॉडकास्ट से 5 लोगों की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो लाइक दिस वुड बी अ ग्रेट रिटर्न बैक जो हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस से हमें वापस सर आप तो 5 बोल रहे हैं, मैं तो एक पे भी मतलब मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि ये पूरी मेहनत, क्योंकि वो एक आने वाले समय में 1000 को कर सकता है। 1000 को कर सकता है। तो हम वो मशाल बन जाए जो हमें सिर्फ एक ही दिया जलाना है, और वो जो है वो आगे बढ़ता जाए। And I really wish you all the best for your next mega awards and all your Thank coachings. you, And thank you thanks a lot for Thank you so inviting much. me and having me. I'm sure and I hope कि मेरी बातें, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में देखा है, सीखा है, वो आपके ऑडियंस, आपके व्यूवर्स की लाइफ में, उनके बिजनेस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। And I wish you all the best, guys. Make the rest of your life best of your life.